ये अब हम देखने वाला है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लिवर। ओके, कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड बाय द लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर बाइल एसिड प्रोडक्शन। उसमें से थोड़ा सा बाइल एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनी और थोड़ा सा वापस लिवर में जाता है थ्रू एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो बस इतना बेसिक याद रखना। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोलिपिडिक ड्रग है वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स दे डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय लिवर। दे अपरेगुलेट LDL रिसेप्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिवर। लिवर में LDL रिसेप्टर्स होता है, तो स्टैटिन क्या करते हैं, LDL रिसेप्टर का नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है LDL ब्लड में से पहुंचता है इनटू द लिवर। तो लिवर सबसे ज़्यादा LDL ले सकता है, तो इसी तरह से ब्लड में से LDL कम होगा। सो इट इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल अपटेक फ्रॉम द ब्लड। सो इट ब्लॉक्स VLDL सिंथेसिस, डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड एंड इंक्रीज HDL इन द ब्लड। तो ये स्टैटिन का मैकेनिज्म। स्टैटिन इज अ HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। स्टैटिन इज अ HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। HMG-CoA रिडक्टेज जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। स्टैटिन इसको इनहिबिट कर देता है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा लिवर में, तो कोलेस्ट्रॉल इन लिवर वो कम हो जाएगा। तो लिवर को कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, तो वो कैसे लेगा, लिवर विल इंक्रीज द LDL रिसेप्टर। तो इसी वजह से ब्लड में से LDL जो है वो लिवर में आएगा। सो इट इंक्रीज LDL अपटेक फ्रॉम द ब्लड। तो इसी तरह से सीरम LDL वो कम होगा ब्लड में से। फिर प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिन, मतलब अदर देन दिस डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, अदर बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिन। तो उसका निमोनिक है प्लियोट्रॉफिक इट्सल्फ। PL is plaque stabilization, E is decrease endothelial dysfunction, I is decrease inflammation, O is decrease oxidative stress, this TR is decrease thrombosis risk. So these are the pleiotropic effects of statin. Or uses of statin. So it is a drug of choice for any condition where LDL should be decreased, like type 2 hyperlipoproteinemia, prophylaxis for ASVD, diabetes mellitus, etc. जब भी कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो पहला ड्रग है स्टैटिन्स। एग्जाम्पल इज एट्रोवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, प्रोवास्टैटिन एक्सेट्रा। अब जो स्टैटिन्स होते हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4 एक्सेप्ट फ्लूवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। CYP3A4 सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स, एजोल्स, कीटोकोनाजोल एक्सेट्रा, वारफेरिन, एम्यूडर। बस याद रखना है CYP3A4 से मेटाबोलाइज होते हैं और ये ड्रग्स जो है इसको इनहिबिट कर देते हैं, तो इसलिए स्टैटिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये स्टैटिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ दिस ड्रग्स, बस इतना याद रखना है। मैक्सिमम डिक्रीज इन LDL वो कौन कराता है, रोजुवास्टैटिन। मोस्ट पोटेंट इज पिटावास्टैटिन। और ये जो स्टैटिन्स है उनकी पीक एक्टिविटी होती है एट द नाइट, इसलिए नाइट में ज़्यादा प्रेफर होता है स्टैटिन्स। फिर साइड इफेक्ट्स याद रखनी है। निमोनिक इज MDH, M इज मायोपैथी। कि मायोपैथी मसल पेन, मसल नेक्रोसिस वो होता है, इसलिए जब भी हम स्टैटिन देते हैं तो वी हैव टू चेक क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस फॉर मसल डैमेज, कि चेक क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस फॉर मसल डैमेज। तो ये मायोपैथी। देन डायबिटीज मेलाइटस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। फिर है हिपैटोटॉक्सिसिटी, इसलिए मॉनिटर LFT। तो ये साइड इफेक्ट है मायोपैथी, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन लेस देन 11 ईयर्स। तो ये था पूरा स्टैटिन्स के बारे में। उसके बाद सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स दे आर बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स एग्जांपल कोलेस्टाइरेमाइन, कोलेस्टिपॉल, कोलेसेवेलाम। बस बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन। इसका मतलब क्या होता है, ये बाइंड होता है बाइल एसिड्स के साथ इन इंटेस्टाइन। बाइल एसिड को बाइंड कर देंगे और उनका एक्सक्रीशन वो इंक्रीज कर देंगे इन द स्टूल, कि एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देंगे। अब मैंने पहले बताया था कि थोड़ा बाइल एक्सक्रीट होता है और थोड़ा वापस जाता है लिवर में एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। अब ज़्यादा से ज़्यादा बाइल एसिड एक्सक्रीट होगा स्टूल में, तो एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन वो कम हो जाएगा, तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल वो भी कम हो जाएगा। तो अगेन LDL रिसेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे इन द लिवर विच डिक्रीजेज सीरम LDL लेवल इन द ब्लड। तो ये उसकी मैकेनिज्म। दे बाइंड टू बाइल एसिड्स एंड इंटरफियर विद द एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। और ये बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स जो दे आर सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी। दे डिक्रीज प्लाज्मा LDL बाय इंक्रीजिंग द LDL रिसेप्टर। यूजेस ड्रग ऑफ चॉइस टू डिक्रीज LDL इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन एंड दे आर यूज्ड एज एन एड ऑन विथ स्टैटिन्स। साइड इफेक्ट इसका ये है कि दे इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, सो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, देन GI अपसेट, ब्लोटिंग, डायरिया एक्सेट्रा, एंड दे डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins लाइक विटामिन A, D, E, K। क्लियर। तो ये तीन साइड इफेक्ट्स, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, GI अपसेट, डिक्रीज फैट soluble vitamins, ये बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। उसके बाद है नियासिन। एक तो ये इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल, देन दूसरा डिक्रीज लाइपोप्रोटीन A। बस तो ये इसका फंक्शन होता है। इट स्टिमुलेट्स GI सबटाइप्स इन एडिपोसाइट, डिक्रीज साइक्लिक AMP, डिक्रीज HCl, डिक्रीज इन FFA, मैक्सिमम इंक्रीज इन HDL, इट इज बाय दिस नियासिन। नियासिन एक वाइटामिन है। साइड इफेक्ट इसके इंपॉर्टेंट है।
पहला है इचिंग फ्लशिंग, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं कि इचिंग फ्लशिंग, दैन पेप्टिक अल्सर, दैन इंक्रीज यूरिक एसिड, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, सो डायबिटीज मेलाइटस। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी वजह से ये इचिंग फ्लशिंग होती है, तो इसलिए हम एस्पिरिन देते हैं। दैन पेप्टिक अल्सर करता है, इंक्रीज यूरिक एसिड तो गाउट, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये नियासिन। उसके बाद है फाइब्रेट्स, क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, बेंजोफाइब्रेट। अब इसकी इट हैज़ मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग पोटेंशियल। इसकी मैकेनिज्म ये है कि ये इट स्टिमुलेट्स PPAR अल्फा रिसेप्टर, इट इज़ अ PPAR अल्फा एगोनिस्ट। ये क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इंक्रीज करता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज इंक्रीज होगा तो इट विल लाइपेज मतलब इट विल हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है इन VLDL एंड काइलोमाइक्रोन, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होंगे तो सीरम LDL वो भी कम होगा। तो उसकी मैकेनिज्म PPAR अल्फा एगोनिस्ट इंक्रीज लाइपोप्रोटीन लाइपेज सो हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स, सो इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होंगे। तो ये फाइब्रेट्स के बारे में। इट हैज़ मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग एक्टिविटी। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काइलोमाइक्रोनीमिया सिंड्रोम, टाइप 3 हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। कि ट्राइग्लिसराइडीमिया में आएगा ये फाइब्रेट्स, काइलोमाइक्रोनीमिया उसमें। और जो फिनोफाइब्रेट है ये यूरिक एसिड लेवल भी कम करता है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट। साइड इफेक्ट है इसका ये कोलेलिथियासिस मतलब गोल स्टोन्स, मायोपैथी, ये उसके साइड इफेक्ट्स है, कोलेलिथियासिस एंड मायोपैथी। तो ये थे सारे ड्रग्स, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। और 2 ड्रग्स रह गए, तो पहला है PCK9 PCSK9 इनिबिटर्स। अब ये PCSK9 क्या है, सो इट इज़ फॉस्फोप्रोटीन विच ब्रेक्स LDL रिसेप्टर। तो PCSK9 इट इज़ अ फॉस्फोप्रोटीन विच ब्रेक्स LDL रिसेप्टर। तो ये LDL रिसेप्टर का ब्रेक कर देगा, तो हम ये PCSK9 इनिबिटर्स देंगे, दे आर एंटीबॉडीज। तो एलिरोसुमाब, इवोलोसुमाब विच ब्लॉक्स PCSK9, देयरफॉर LDL रिसेप्टर इंक्रीज होंगे। तो ये पहला ग्रुप ऑफ ड्रग PCSK9 इनिबिटर। दूसरा है एक ड्रग है एज़ेटिमिब। एज़ेटिमिब क्या करेगा, इट विल डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इट विल इंक्रीज intestinal absorption of the cholesterol, decrease the cholesterol absorption. Okay, final acetazimib, it will decrease cholesterol absorption from the small intestine. लीवर क्या करेगा, GIT में से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, और एसेटिजिमब वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा और कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट होगा इन द स्टूल। तो ये थे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। यहाँ पे दिए हुए हैं सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, एसेटिजिमब, नियासिन, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, फिर ये कुछ एक्स्ट्रा है फाइब्रेट्स एंड स्टेटिन्स। तो ये थे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। क्या हम देखते हैं वेजोडायलेटर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। 3 क्लासेस होती है ऑफ वेजोडायलेटर, आर्टीरियल, वीनस एंड मिक्स्ड डायलेटर्स। उसमें से वीनोडायलेटर्स एंड मिक्स्ड डायलेटर उसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। अब आर्टीरियल डायलेटर्स उसमें हमारे पहले हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे प्रोड्यूस वेजोडायलेशन। अब दे आर सब क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डाइहाइड्रोपायरिडिन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। अभी जो DHP है दे आर पोटेंट वेजोडायलेटर एंड ये लेस पोटेंट। DHP they produce significant reflex tachycardia. Okay, DHP produce significant reflex tachycardia. Example: amlodipine, nifedipine, nimodipine, clevidipine and nicardipine. Nicardipine जो है it is used as IV agent, is the most potent parenteral DHP. Okay, nicardipine. तो ये डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। अब नॉन DHP लेस पोटेंट वेजोडायलेटर्स ये क्या करते हैं, ऐसे नोड को ब्लॉक कर देता है या AV नोड को भी ब्लॉक कर देता है, सो दे रिड्यूस हार्ट रेट। इसके ऑपोजिट ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट और ये डिक्रीज करता है। सो नॉन DHP कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया ऑल्सो। एग्जाम्पल वेरापामिल एंड डिल्टियाज़ाम, ठीक है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फिर हाइपरटेंशन अर्जेंसी में ओरल निफेडिपिन यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में IV निकार्डिपिन यूज़ करते हैं। फिर अर्जेंसी मतलब BP बहुत हाई होता है अबाउट 200 लेकिन नो एंड ऑर्गन डैमेज, तो ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इसमें ओरल निफेडिपिन यूज़ करते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मतलब एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होता है इन इररिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ द BP, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी उसमें यूज़ करता है IV निकार्डिपिन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ड्स डिसीज़। रेनॉल्ड्स डिसीज़ में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये देते हैं। फिर यूज्ड इन स्टेबल अंजाइना कि नॉन DHP कैन बी यूज्ड एज मोनोथेरेपी, DHP आर यूज्ड अलॉन्ग विथ बीटा ब्लॉकर टू डिक्रीज द हार्ट रेट। फिर दे आर यूज्ड इन सेरिब्रल वेजोस्पासम, उसमें निमोडिपिन इज प्रेफर्ड। देन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी यूज़ होता है वेरापेमिल। फिर तो ये यूजेज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इज हेडेक, मेनिंजियल आर्टरी वेजोडायलेशन की वजह से। देन एंकल इडीमा, कॉन्स्टिपेशन, कंडक्शन ब्लॉक लाइक AV नोडल ब्लॉक सीन इन वेरापेमिल मोस्टली। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, नॉन DHP आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ बीटा ब्लॉकर्स। ये भी हार्ट रेट कम करेंगे, ये भी हार्ट रेट कम करेंगे, तो
कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दूसरा ड्रग इंट्रैक्शन, दे कैन कॉज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन कॉज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। उसके बाद सेकंड ड्रग इज हाइड्रालाजिन, ये क्या करता है, कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करता है इन द स्मूथ मसल। दूसरा पोटेशियम चैनल को ओपन करता है, और तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है फ्रॉम द एंडोथेलियम। तो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हाइड्रालाजिन इट इज़ गिवन इंट्रावीनसली इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी, कि हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी प्रेगनेंसी इट इज़ IV लेबेटोलॉल, लेकिन IV हाइड्रालाजिन भी दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट इज SLE एंड स्वीट सिंड्रोम। फिर मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल इज द पोटेशियम चैनल ओपनर, इट इज़ यूज्ड इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बट नॉट यूज नाउ। दूसरा यूज़ है इसका एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में। ओके, मिनॉक्सिडिल इसका यूज़ है एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में। हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस इट इज़ फिनास्टेराइड, उसका साइड इफेक्ट इज रिवर्सिबल इंपॉर्टेंस। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट इज हर्सुडिज्म, सोडियम वाटर रिटेंशन, वेट गेन एंड एडिमा। तो ये मिनॉक्सिडिल यूजेस एंड्रोजेनिक एलोपीसिया। सेकंड इज डायजॉक्साइड, ये भी पोटेशियम चैनल ओपनर है, ऑल्सो यूज्ड इन इंट्रावीनसली इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बट नॉट यूज नाउ ड्यू टू सीवियर हाइपरटेंशन। डायजॉक्साइड ये पोटेशियम चैनल ओपनर है, तो पेंक्रियास में ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा। या डायजॉक्साइड इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा, डिक्रीजिंग द इंसुलिन रिलीज, ये डायजॉक्साइड। फिर फेनोल्डोपैन, ये भी IV हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ होता है। उसके बाद वीनोडाइलेटर्स, पहला नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है, ये साइक्लिक GMP को इंक्रीज करता है, लीडिंग टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। सो नेट इफेक्ट इज वेजोडाइलेशन एंड GIT रिलैक्सेशन। यूज़ एक एंजाइना में एंड ईसोफेजियल स्पाज्म में, एंजाइना में एंड ईसोफेजियल स्पाज्म में। ड्रग इंट्रैक्शन, नाइट्रोग्लिसरीन PDE5 ब्लॉकर्स के साथ नहीं दे सकते, ओके। नाइट्रोग्लिसरीन फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 इनिबिटर्स लाइक सिल्डेनाफिल एंड टाडालाफिल के साथ नहीं दे सकते, दे कॉज सीवियर हाइपोटेंशन एंड शॉक। क्लियर? सिल्डेनाफिल एंड टाडालाफिल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपोटेंशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ नहीं दे सकते, दे कॉज सीवियर हाइपोटेंशन एंड शॉक, क्योंकि दोनों वेजोडाइलेशन करवाता है इसलिए। यूज़ ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, तो एक तो इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ एनी टाइप ऑफ एंजाइना, ओके। सबलिंगुअल रूट में रैपिड रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम एंजाइना, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन। फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना में एज ओरल ट्रांसडर्मल पैच या जेल, देन IV रूट में इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड पल्मोनरी एडिमा, तो ये यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। देन आइसोसोर्बाट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाट मोनोनाइट्रेट, ये भी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना के लिए यूज़ हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद PDE5 इनिबिटर्स। उसके बाद मिक्स्ड डायलेटर, पहला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है फ्रॉम द एंडोथेलियम। यूज इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद बीटा ब्लॉकर्स, याद रखना, इन एओर्टिक डिसेक्शन टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ओके। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वो भी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है, सो इट इज यूज्ड विद बीटा ब्लॉकर्स। अब आता है RAS इनिबिटर्स। इससे पहले हम ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन देख लेते हैं पहले। तो हमारी बॉडी में लो BP हुआ, वो सेंस करेगा बेरो रिसेप्टर, फिर ब्रेन स्टेम में सिग्नल जाएगा, फिर रिलीज होगा नॉरएपिनेफ्रिन फिर बीटा 1 पे जाएगा, फिर बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, α1 रिसेप्टर को, और किडनी में जाके रेनिन रिलीज करवाएगा। बीटा 1 α1 वो स्टिमुलेट होंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कंडक्शन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इन सब की वजह से BP इंक्रीज होगा। अब दूसरा लो BP होगा तो GFR भी लो होगा, तो वो लो GFR सेंस कौन करेगा, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो फिर सोडियम रिटेंशन करवाएंगे और वो भी रेनिन रिलीज करेंगे, कि रेनिन रिलीज हुआ। अब रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर में से प्रोड्यूस होता है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा इनटू एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ ACE विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लंग। एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म हो गया। अब ये फिर एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करेगा, तो BP इंक्रीज हो गया। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन वो सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होता है। ये तो ये BP का रेगुलेशन। उसके बाद RAS सिस्टम, एक तो नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ किडनी में आएगा, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, किडनी में से रिलीज होगा रेनिन, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 भी कन्वर्ट करेगा, ये फिर एंजियोटेंसिन 2 में विद हेल्प ऑफ ACE, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन PVR इंक्रीज करेगा और BP नॉर्मल होगा। ये फिर एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करता है, जो सोडियम वाटर रिटेंशन करवाएगा। अब RAS इनिबिटर में 5 चीज़ें आती है। पहला तो हम ये बीटा ब्लॉकर दे दें, क्लियर, बीटा ब्लॉकर दे दे तो रेनिन रिलीज नहीं होगा। दूसरा डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स देंगे, कि डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स। तीसरा ACE इनिबिटर देंगे ताकि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना हो पाए, ACE इनिबिटर तीसरा हो गया। चौथा इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे ताकि ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ही ना कर पाए, तो चौथा हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। पांचवा इस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लाइक स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, या इसे कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, तो ये दे देंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इससे सोडियम वाटर रिटेंशन ना होगा। तो ये है RAS इनिबिटर्स। यार पहला है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स, एग्जाम्पल इज एलिस्केरिन, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज होता है, साइड इफेक्ट इज GERD, डायरिया एंड हाइपरयूरिसीमिया।
कि डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स एलिस्केरिन। दूसरा है एस इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, रेमिप्रिल। रेमिप्रिल इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग, कैप्टोप्रिल इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग। ऑल एस इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। अब जो एस इनिबिटर्स है दे आर द फर्स्ट लाइन in mild to moderate hypertension. Then oral ACE inhibitors used in hypertensive urgency, IV ACE inhibitors used in hypertensive emergency, and drug of choice for treatment in hypertension along with diabetes mellitus, CKD, nephrotic syndrome, etc. कि कोमोर्बिडिटी के साथ अगर हाइपरटेंशन हो देन ACE inhibitor आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अब ACE inhibitor का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ इज द मोस्ट कॉमन, देन एंजियोइडिमा एंड रैश विथ ईच। तो ड्राई कफ, एंजियोइडिमा एंड रैशेस विथ ईच, तो ये स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ RAS inhibitors. Second is angiotensin receptor blockers, example losartan, telmisartan, olmesartan. Okay, तो इफेक्ट सिमिलर होंगे टू द ACE inhibitors. एक्स्ट्रा इफेक्ट है तो 3 एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है। पहला है एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस वाले पेशेंट के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरा ये यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करता है, तो ये गाउट के पेशेंट के लिए यूज़फुल हो सकता है। तीसरा ये थ्रोम्बोक्सिन A2 उसको इनहिबिट करता है, तो ये एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट है, तो DVT का कोई पेशेंट है उसमें यूज़ हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऑफ ARB। साइड इफेक्ट इसका है एलोपेशिया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड स्प्रू लाइक सिंड्रोम, कि एलोपेशिया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड स्प्रू लाइक सिंड्रोम्स। उसके बाद 2 बचे बीटा ब्लॉकर जो कि ANS में पढ़ेंगे। फिर दूसरा है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल स्पाइरोनोलेक्टोन जो डायूरेटिक्स में है। फिर तो ये सारे थे RAS इनिबिटर्स। अब RAS इनिबिटर्स का कॉमन साइड इफेक्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड हाइपरकलीमिया, सो अवॉइड पोटेशियम रिच फूड या पोटेशियम सप्लीमेंट्स। के पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड हाइपरकलीमिया ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ऑल RAS इनिबिटर्स। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ RAS इनिबिटर, इट इज प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में CNS डिफेक्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में रीनल डिफेक्ट, एंड सेकंड इज बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो ये 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ RAS इनिबिटर्स, प्रेगनेंसी एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये वेसोडायलेटर्स की समरी, आर्टीरियल, वीनस एंड मिक्स्ड डायलेटर्स। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर ACE इनिबिटर्स, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स, उसमें भी थायराइड, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। सेकंड लाइन में अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट। अब अगर यंग एज हो लेस दैन 55 ईयर्स देन हम ACE इनिबिटर्स या फिर ARB देंगे, कि ACE इनिबिटर या ARB आर प्रिफर्ड। ओल्ड एज में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर प्रिफर्ड। अब सबसे पहले कोई पेशेंट आया हाइपरटेंशन का, तो हम पहले एज चेक करेंगे, अगर लेस दैन 55 है देन ACE इनिबिटर या ARB देंगे, मोर देन 55 ईयर्स है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अगर ये देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इसमें हम ऐड कर देंगे ACE इनिबिटर या ARB, कि 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे देंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ देन हम ऐड करेंगे डायूरेटिक्स, कि देन हम ऐड करेंगे डायूरेटिक्स। तो टोटल 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई, एक तो ये वाली, दूसरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और तीसरी डायूरेटिक्स। अगर फिर भी ट्रीट नहीं हुआ, सॉरी, हम धीरे धीरे इनका डोज भी इंक्रीज़ करते रहेंगे और साथ में ऐड करते रहेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ देन इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, कि इफ़ नो रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मंथ विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसे कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब इसमें कॉज क्या हो सकता है फॉर हाइपरटेंशन, हाई लेवल्स ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो इसमें साथ में हम स्पाइरोनोलेक्टोन ऐड करेंगे विच इज़ अ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में स्पाइरोनोलेक्टोन ऐड करेंगे। तो 4 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी, स्पाइरोनोलेक्टोन, एक ये, 2 एंड 3, और साथ में ये चौथा। क्लियर, ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। के बाद हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटीज, सो डायबिटिक, CKD, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें है ACE इनिबिटर या ARB। माइग्रेन, हाइपोथायराइडिज्म, स्टेबल एंजाइना, ट्रेमर्स, उसमें है बीटा ब्लॉकर्स। ये ट्रेमर्स, एंजाइना, हाइपोथायराइडिज्म, माइग्रेन, उसमें है बीटा ब्लॉकर्स। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, उसमें है प्राजोसिन विच इज़ अल्फा ब्लॉकर। याद रखना बिनाइन BPH के पेशेंट में इट इज़ अल्फा ब्लॉकर विच इज़ प्रोजासिन। ऑस्टियोपोरोसिस में इट इज़ थायाजाइड, बिकॉज थायाजाइड क्या करता है, हाइपरकैल्सीमिया करवाता है। कि ऑस्टियोपोरोसिस में थायाजाइड, BPH में प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर। रेनॉल्ड्स डिसीज में है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, क्लियर, रेनॉल्ड्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आर्टीरियल वेसोडायलेटर। फिर साइक्लोपोरिन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसमें भी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ उसकी ट्रीटमेंट। अब सीवियर हाइपरटेंशन, मैंने डिफरेंस बता दिया था, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वर्सेस हाइपरटेंशन अर्जेंसी। इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ BP रीडिंग्स, रेटिनोपैथी, एंकेफेलोपैथी, CHF, पल्मोनरी एडिमा, एक्लेम्सिया, दिस आर द एंड ऑर्गन डैमेज। तो इट इज़ प्रेजेंट इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में BP ज़्यादा होता है, सिर्फ मोर देन अबाउट 200 होता है विथ नो एंड ऑर्गन डैमेज। इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है IV निकार्डिपिन, IV निकार्डिपिन, एक्सेप्ट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इट इज़ IV लेबेटालोल, ओके, प्रेगनेंसी में IV लेबेटालोल, बट ओवरऑल इट इज़ IV निकार्डिपिन। अर्जेंसी में ड्रग ऑफ चॉइसेस ओरल क्लोनिडिन, UC याद रखना है। अर्जेंसी में
क्लोनिडिन. Captopril and nifedipine can also be used, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोनिडिन. अब ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी निमोनिक इज हेलेंडांस, हाइड्रोलाजिन, एस्मोलॉल, लेबेडोलॉल, इनालाप्रिल, नाइट्रोग्लिसरीन, डाइहाइड्रोपायरिडोन्स. तो ये ड्रग्स है यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज. तो ये था मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज सेफ इन प्रेगनेंसी. तो इट इंक्लूड्स पहले बीटा ब्लॉकर विच इज द लेबेडोलॉल, देन मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन, डीएचपीज, हाइड्रोलाजिन एंड प्राजोसिन. ये उसका निमोनिक है और ये ड्रग्स विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी. एस इनहिबिटर एंड एआरबी दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. एस इनहिबिटर एंड एआरबी आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. एंड डायरेटिक्स में प्रेफर्ड वन आर thiazide diuretics because they are weak diuretics and long acting.